नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। ऐसे में महायुति के लिए अजित पवार क्या टेंशन खड़ी कर रहे हैं? ताजा मामला सामने आया जब एनसीपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से खुद को अलग कर लिया। एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि इस तरह के बयान बाहरी लोग देते हैं। महाराष्ट्र में हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव महाराष्ट्र ने बनाए रखा है। तो आपको बता दें कि बुधवार को बीजेपी नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में महायुति उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळे बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की मानखुर्द सीट्स को लेकर भी बीजेपी और अजित पवार के बीच में मतभेद सामने आ रहे हैं। यहां से नवाब मलिक मैदान में हैं और उनके समर्थन में अजित पवार खुलकर जो है उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनके समर्थन में सामने भी आ गए हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना नवाब मलिक का विरोध कर रही है, लेकिन अजित पवार कह रहे हैं कि वो तो अपने कैंडिडेट को जिताने में पूरी ताकत जो है झोंक देंगे। आप ही देखो ना, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है और लोग रैली में चल रहे हैं। सभी एज के लोग अपने को दिखाई दे रहे हैं। औरतें भी है, बच्चे भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है और सभी कास्ट के लोग हैं। हम यही चाहते हैं, ऐसा ही माहौल पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए और सबको साथ लेके अपने को जाना चाहिए। यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, यही शिवशाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा है। यहाँ की लड़ाई आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर महायुति के 2 कैंडिडेट हैं और नवाब भाई को बीजेपी का अपोज है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप जिस तरह से देखते हैं वैसा ही मैं देखता हूँ। मैं हमारे कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। वोटर हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। हमारी संवाददाता विद्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। विद्या, चूंकि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं चाहती थी कि नवाब मलिक जो है लड़ें, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले से उन पर आरोप लगाती रही, लेकिन अजित पवार का ये सपोर्ट करना क्या उनका बीजेपी के रुख के खिलाफ बागी रुख कहेंगे या बहुत बड़ा स्मार्ट डिसीजन की ये भी जता रहे हैं कि एक तरीके से बीजेपी का मान भी लिया और दूसरी तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति है एनसीपी की और अजित पवार की और बीजेपी की है, ये आप बताएं। देखिए, अलायंस में ये सब छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर ये सिर्फ हमें मानखुर्द शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात अगर हम नहीं लें, जबकि माहिम पे एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका भी एमएलए खड़ा है, सिटिंग एमएलए, और उसके सामने हैं जो अमित ठाकरे हैं जो एमएनएस से हैं, और महायुति ने यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, नारायण राणे ने, आशीष शेलार ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को कि वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है। सदा सरवणकर लड़ रहे हैं चुनाव और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अमित ठाकरे नहीं जीत पाएगा, मैं ही जीतूंगा, और यही वजह है कि वो लड़ रहे थे। वैसी ही बात यहाँ मानखुर्द शिवाजी नगर में भी दिख रही है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में अगर आप देखें तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। अबू आज़मी वहाँ से जीते आए हैं समाजवादी पार्टी के। अगर समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी के सामने अगर आप एकनाथ शिंदे के कैंप के एक पाटिल को, जो बंटी पाटिल वहाँ से खड़े हैं, उनको अगर बुलेट पाटिल उनको रखते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल था। और यही वजह है कि नवाब मलिक की अगर आप सोचें, नवाब मलिक एनसीपी से जो खड़े हैं, तो ये एक बहुत सोची समझी चाल है। ये पूरे जो मुस्लिम वोट्स हैं उसका बंटवारा हो जाएगा और यही वजह है कि अगर अभी पाटिल के अगर कोई चीज़ जीतने के चांस हैं तो वो इसी के जरिए है कि नवाब मलिक सामने खड़े हैं। तो यही वजह है कि ये बहुत पूरी सोची समझी
प्लान है। और ये बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अबू आज़मी वो खुद भी यही कह रहे हैं कि इस नवाब मलिक उनके सामने सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं और जीतने की कोशिश अब तीनों लोग करेंगे। तीनों में से कौन जीतेगा ये अभी 30 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नवाब मलिक का खड़ा होना, ये बीजेपी भले ही जिस तरह के दावे कर रही हो कि हम इलेक्शन के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, उनके लिए जाहिर सी बात है वो महायुति का जो दूसरा कैंडिडेट है उसके लिए तो कैंपेनिंग वो लोग करेंगे ही। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नवाब मलिक का खड़ा होना है बहुत सोची समझी सी बात है। ऐसा अबू आज़मी और बाकी जो कई सारे महाविकास अघाड़ी के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। सीएम योगी का जो बयान था, जिसका इम्पैक्ट दिखा, जिसका फ़ायदा बीजेपी को दिखा, इस वजह से वो हर जगह वो बयान छा रहा है। और सीएम योगी भी जब गए तो ये बयान वहाँ दिया गया, जिससे एनसीपी अजीत पवार ने जो है एक तरीके से अपने आप को अलग कर लिया। तो इसके पीछे की वजह उनका अपना वोट बैंक है और उसको किसी तरह की क्षति ना हो, क्या इसलिए स्मार्टली इस बयान से अपने आप को अलग किया गया? जी देखिए, एनसीपी का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा कट्टर राइट विंग नहीं है। एनसीपी का कांग्रेस के ही से निकला हुआ भाग है एनसीपी। और एनसीपी के जो अपने जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर एक मिक्स्ड रेशियो है, बहुत कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। और वो यहाँ तक कि ख़ास तौर से जब वो नवाब मलिक के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे अजीत पवार, तो वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड पॉकेट में कर रहे थे। जो मानखुर शिवाजी नगर का जो इलाका है वो बहुत बेसिक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। और वहीं पे अगर कैंपेनिंग करते समय अगर उनसे कोई सवाल इस बारे में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो दरकिनार तो करेंगे ही, क्योंकि वो अपने आप को इस राइट विंग से थॉट से जोड़ के दिखाना नहीं चाहेंगे जहां पर कि वो खड़े थे उस वक्त। और जाहिर सी बात है एनसीपी का जो पूरा वोट बैंक का बेस है वो उन्होंने कोई अलग से बहुत बनाया नहीं है। वो जो कांग्रेस से जो निकले हैं लोग जो एनसीपी को सपोर्ट करते हैं वो महाराष्ट्र में बेसिकली काफ़ी सारे कांग्रेस थॉट प्रोसेस के ही लोग हैं। तो यही वजह है कि एक्सट्रीम राइट विंग जो थॉट्स हैं उसके साथ जितना कि शिवसेना बहुत अपने आप को कंफर्टेबल पाती है। तो ये जो दल हैं इनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, थोड़े अलग विचारधाराएं हैं काफ़ी। जब अजीत पवार ऑपोजिशन में थे तो तब बीजेपी उनके नाम से घेरा करते थे, लेकिन अब जब साथ में है तो सवाल ये कि क्या इस तरह के बयानों का से खुद को अलग करना और दूसरी तरफ इस तरह के बयान दिए जाना, नवाब मलिक का चुनाव में उतर जाना, अजीत पवार का उनके लिए कैंपेनिंग करना, गठबंधन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है इससे? जी देखिए, गठबंधन की जो राजनीति है वो इन सब से परे है। इनको ये पता है कि जैसा वो खुद कहते हैं, योगी जी का तो सबसे ज़्यादा वो यही इसी बात पे संदर्भ में वो यूज़ करते हैं वो स्टेटमेंट कि कटेंगे तो बटेंगे। अगर वो अलग अलग आपस में लड़ेंगे तो उनकी जो महायुति की जो वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा और उसी में तीसरे का फ़ायदा हो जाएगा। और यही वजह है कि ये छोटी मोटी बातें, चाहे वो माहिम की सीट को लेके हो, जो क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा इज्जत का ये यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने बना लिया था इस मुद्दे को कि जब एकनाथ शिंदे को कहा गया था, चीफ मिनिस्टर हैं भले ही हैं वो, लेकिन जब महायुति के तहत वो तो एक अलायंस पार्टनर हैं, तो उनको जब कहा गया था कि वो अपने कैंडिडेट को नहीं खड़ा करें, उसके बावजूद जब खड़ा किया गया था तो बीजेपी के नेताओं को में बहुत नाराज़गी थी इस बात को लेकर। लेकिन जब यही मुद्दा जब एकनाथ शिंदे ने जब उठाया और कहा कि अमित ठाकरे को वहाँ से खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एकनाथ शिंदे के कैंप के खुद के एमएलए सदा सरवणकर वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, तो वो सीट अमित ठाकरे को क्यों दी जा रही है, इस पर सवाल करते हुए जब एकनाथ शिंदे कैंप ने जब आवाज़ उठाया था तो बहुत ज़्यादा बहस हुई थी इस मुद्दे पर, नाराज़गी भी जाहिर सी बताई गई थी एक दूसरे से। लेकिन फिर भी इसको बाईपास करके अभी भी वो अलायंस में साथ हैं और ये अलायंस आप कह लीजिए जितनी मजबूरी है वो इनकी ज़रूरत भी है। और यही वजह है कि इस वक्त अलायंस को साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को देखते हुए छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसको वो लोग दरकिनार करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया दीदी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नवाब मलिक से दूरी बनाए हुए हैं और हमने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और बांद्रा से उम्मीदवार आशीष सेलार से भी बातचीत की। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रचार करना है वो करें, लेकिन बीजेपी नवाब मलिक के साथ नहीं है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार जी, जो इस समय प्रचार कर रहे हैं अपना। आशीष जी, आप प्रचार कर रहे हैं, आपके खिलाफ जो उम्मीदवार है, क्या लगता है जीत कितनी निश्चित है? देखिए, यहाँ की जनता मतदाताओं से मैं एक पारिवारिक संबंध के जैसा गए 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ
तो हर एक से पारिवारिक संबंध भी है, सामाजिक काम हो, सुख दुख के क्षण हो या फिर कोई विकास के मुद्दे हो, हर समय पर उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे जीत 100% में निश्चिंत हो। अब लीड और मार्जिन कितना रहेगा इतना ही विषय है। प्रिया दत्त जी का एक्टिव नहीं दिख रही थी पॉलिटिक्स में, लेकिन वो भी अब एक्टिव दिख रही हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, जो आपके विरोधी हैं उनके साथ घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं। इससे कुछ अंतर पड़ेगा? देखिए, अगर रहता तो खुद ही खड़े रहनी चाहिए थी वो। इसी में पूरा उत्तर है कि जो खुद खड़ी नहीं रही है। बट खैर, उसका मेरा एक पारिवारिक उनका भी मेरा संबंध है और वो प्रचार कर रही है तो अच्छी बात है। लोकशाही का महोत्सव है, हर कोई प्रचार कर सकता है। सर, आज अजीत पवार नवाब मलिक और सना मलिक के साथ दिखे। नवाब मलिक को तो आपका विरोधी है, लेकिन आज अजीत पवार उनके साथ रैली में थे। कौन किसका प्रचार करता है वो हर एक उस व्यक्ति और पक्ष का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी, ये मैंने स्पष्ट कर दिया है। अजीत पवार के समर्थन से नवाब मलिक का जोश 7वें आसमान पर। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार ने समर्थन देकर मर्द वाला काम किया और उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। का मेरे प्रति प्रेम ये जग जाहिर है और ये प्रेम की हमें पूरी तरह से अपेक्षा थी, कोई हमारे लिए नया नहीं। बीजेपी के विरोध के बाद भी दादा आपके लिए आए। वो हिम्मत की बात है, मर्दानगी है, उन्होंने मर्दानगी दिखाई है हमारे लिए और वो आए, इसीलिए जनता भीड़ के साथ उमड़ के बाहर आ रही है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने, नतीजे 23 तारीख को आएंगे, जबकि 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना जो है जो 23 तारीख को होगी। अब जो कश्मकश है वो चल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें, यहाँ शिवसेना को तब 26 सीटें, जब उद्धव ठाकरे शिवसेना में हुआ करते थे। कांग्रेस को तब 44 सीटें मिली थी। 2024 में बीजेपी ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 सीटें और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी। अब महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं के सियासी हथकंडों के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दे दिया जिससे अब महाराष्ट्र में सियासी बवंडर खड़ा हो गया। हिंदुत्व का एजेंडा, चुनाव वाला फंडा, बजरंगबली का नाम, किसका बनेगा काम, चुनावी लड़ाई लाउड स्पीकर तक आई। महाराष्ट्र चुनाव में जुबानी जंग जबरदस्त। महाराष्ट्र की चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे के बयानों से सियासी पारा जबरदस्त आई। ऐसा क्यों? पहले हिंदुत्व के एजेंडे को सुनिए और समझिए। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हे रस्त्यावरती येऊन नमाज पडतात, तुमचा धर्म तुमच्यापाशी, कोणताही धर्म दरवाजा तुमच्या घराच्या उंबरठा उलटून बाहेर आला नाही पाहिजे। या लोकांच्या धांगडधिंग्याच्या विरोधामध्ये आवाज उठवणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पक्ष होता आणि आहे आणि राहील। या आपल्या मुंबईच्या शिवतीर्थावर मी सांगितलं होतं, या सगळ्या बचतींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते। राज ठाकरे ने चुनावी रैली में बड़ा ऐलान किया, उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे। इधर राज ठाकरे का बयान आया, उधर सियासी घमासान छिड़ गया। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। अब इनका मस्जिद का लाउड स्पीकर बन देंगे, कोई बता मुसलमानों को मार देंगे, कोई बता एनआरसी ला देंगे। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। इन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो समाज में
धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते, जिनको संविधान मान्य नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करो तो अच्छे हैं। बात मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर थमी नहीं। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर हुए विवाद का पुराना पन्ना खोला, बजरंग बली का नाम लिया और हिंदुत्व की लाइन एकदम स्पष्ट कर दी। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो?